हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग चर्चा कर रहे थे MHT 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसमें हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो है रस शब्द का परिचय देते हुए रस चिंतन की परंपरा का उल्लेख कीजिए। ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7। बाकी 6 प्रश्नों की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें से कि कुछ प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र से थे और कुछ प्रश्न भारतीय काव्य शास्त्र से। चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। इस वीडियो में हम लोग रस शब्द का अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे और रस चिंतन की परंपरा भी देखेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन इसी तरह डायरेक्टली पूछ लिया जाए या फिर थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए। तो शुरू देखते हैं इसका आंसर। आइए पहले देख लेते हैं रस शब्द का अर्थ। भारतीय काव्य शास्त्र में रस जो है चिंतन, सौंदर्य चिंतन का मूल आधार है। सौंदर्य के आस्वादन में निहित आनंद को प्रधानता देते हुए रस चिंतन का विकास हुआ। रस जो है भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम शब्दों में से एक है और रस शब्द का 4 अर्थों में प्रयोग होता है। पहला है पदार्थ का रस, दूसरा आयुर्वेद का रस, तीसरा साहित्य का रस और चौथा भक्ति का रस। पदार्थ का रस से तात्पर्य है जैसे कि जो अम्ल है या कड़वी चीजें हैं या मीठी चीजें हैं उन सबको, जैसे कि किसी वनस्पति को निचोड़कर जो निकाला हुआ द्रव होता है या पदार्थ का सार होता है, जिसका कि हम लोग स्वाद ले सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ का रस कहेंगे। अगला है आयुर्वेद का रस। तो आयुर्वेद में जो रस का अर्थ है वो है पारद, और यहाँ पे पदार्थ के सार का अर्थ तो निहित होता है, किंतु जो महत्व है उसके आस्वाद का नहीं होता है बल्कि गुण का माना जाता है। और तीसरा है साहित्य का रस। तो साहित्य का रस में जो काव्य का आस्वाद, काव्य का सौंदर्य, काव्य का आनंद, और ये सभी आ जाएंगे। और चौथा है भक्ति का रस। तो जो भक्ति का रस है इसे मोक्ष का रस भी कहा जाता है और ये आत्मा के आनंद या ब्रह्मानंद का वाचक है। और इस प्रकार रस के सभी अर्थों में देखा जाए तो भोग या आस्वाद का भाव ही अंतर्निहित है। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो रस की व्याख्या करने वाले भरत मुनि का प्रसिद्ध सूत्र है ये, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति है। अर्थात कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी मतलब संचारी भाव के साथ जब स्थायी भाव का संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अब आइए देखते हैं ये जो श्लोक है या पंक्तियां हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। अब लोग देखते हैं रस चिंतन की परंपरा कि वो वैदिक युग में कैसी थी, फिर महाभारत काल में कैसी थी और वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है। वैदिक युग में ही रस शब्द का प्रयोग वाक, वाणी या शब्दार्थ के लिए होने लगा था। रामायण महाभारत काल में आकर नवरस का उल्लेख मिलने लगता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 4th सर्ग में नवरस का स्पष्ट उल्लेख है, किंतु डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि बाल कांड का यह अंश जिसमें रस की चर्चा है निश्चय ही प्रक्षिप्त है। रस सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि रामायण में रस का प्रयोग जीवन रस या पेय के साधारण अर्थ में ही मिलता है। महाभारत में भी रस जल, पेय, गंध अथवा सुरा का ही पर्याय है। 1-2 प्रयोग नए हैं, उसे रस का काम और स्नेह के अर्थ में प्रयोग। फिर देखते हैं महाभारत काल में। तो महाभारत काल के बाद का समय दर्शन सूत्रों की रचना तथा बौद्ध एवं जैन दर्शनों के आविर्भाव का युग है। लेकिन इसी युग में वैयाकरण पाणिनि का अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और वात्स्यायन का कामसूत्र लिखा गया। वात्स्यायन ने कामसूत्र में रस शब्द का प्रयोग रति अथवा काम के अर्थ में किया है। निश्चय ही वात्स्यायन के युग में रस शब्द के शास्त्रीय अर्थ का आविर्भाव हुआ। वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना जो है वो ईसा पूर्व 4वीं सदी के लगभग हुई है। कामसूत्र इस युग के पूर्वार्ध की रचना है और भरत सूत्र उत्तरार्ध की। भरत के नाट्य शास्त्र में रस की इतने विस्तार और गहराई से चर्चा है कि रस की शास्त्रीय परंपरा को भरत मुनि लगभग 2 शताब्दी पहले तक ले जाना आवश्यक है। भरत ने अपने पूर्ववर्ती रस चिंतकों का उल्लेख किया है, किंतु उनका कोई ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। रस सिद्धांत का प्रतिपादक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। नाट्य शास्त्र में नाटक के संदर्भ में रस का विस्तार से विवेचन मिलता है। नाट्य शास्त्र के बारे में अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की रचना नहीं है। भरत ने नाटक को ही साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है।
और कहा है कि नाटक का प्राण है रस। कोई भी नाटक का अंग रस के बिना शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, या रस के बिना कोई अन्य अर्थवृत्त नहीं हो सकता। नाटक सिद्धि के लिए भरत ने सूत्रधार तथा प्रेक्षक दोनों की दृष्टि से भाव तथा रस को मुख्य माना है। नाटक के निर्माण करने वाले तत्वों में भरत रस भाव आदि को प्रधानता देते हैं। वे कहते हैं नाटक इस समस्त त्रैलोक्य के भावों का अनुकीर्तन करता है। एक जगह उनका कथन है, मैंने जिस नाट्य का निर्माण किया है वह नाना प्रकार के भावों से समन्वित है। इसमें विविध प्रकार की अवस्थाएं हैं और यह लोक चरित्र का अनुकरण करता है। नाट्य के 4 प्रमुख अंग हैं। पहला वस्तु तत्व, दूसरा अभिनय, तीसरा संगीत और चौथा रस। पहले तीनों अंगों का जो नियंता है वो रस है। भरत के उपरांत रस सिद्धांत अधिक लोकप्रिय नहीं रहा। आगे आने वाले आचार्यों ने अलंकार और रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया। रस सिद्धांत के पहले विरोधी आचार्य भामह थे। उन्होंने रस का अलंकार में अंतर्भाव कर लिया। दंडी ने भी रस को अलंकारों के अंतर्गत स्थान दिया। रीतिवादी आचार्य वामन ने रस को कांति गुण का मूल तत्व मानते हुए उसकी प्रतिष्ठा को थोड़ा बढ़ाया। भामह से लेकर रुद्रट तक अलंकार और रीति की प्रधानता रही और जो रस का स्थान था वो गौड़ हो गया। लेकिन उस समय के दोनों प्रसिद्ध कवियों कालिदास और भवभूति ने अपने समकालीन आलोचकों का विरोध करते हुए रस की प्रतिष्ठा की। कालिदास ने अपने नाटक मालविक अग्निमित्र में त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितम नाना रसम दृश्यते कहकर रस की प्रतिष्ठा की। भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस घोषित किया और पीछे से आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए रस सिद्धांत को असीम विस्तार प्रदान कर दिया। इस प्रकार ध्वनि को रस का विरोधी न मानकर उसका व्यापक रूप मानना ही उचित है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के उपरांत अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन की रचना की और रस संबंधी अनेक भ्रांतियों का निराकरण करते हुए रस की प्रतिष्ठा की। परवर्ती आचार्यों में भोजराज के श्रृंगार प्रकाश, मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का नाम रस सिद्धांत की परंपरा में विशेष उल्लेखनीय है। विश्वनाथ ने सत्वोदेक को रस का हेतु बताया और रस को अखंड लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा। रस चिंतन की यही परंपरा हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई। हिंदी में रस चिंतन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा और डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत में विशेष रूप से व्याख्यायित और विश्लेषित किया। छायावाद युग तक रस सिद्धांत की चर्चा निर्भ्रांत होती रही। छायावादोत्तर युग में उसका विरोध हुआ। विशेषकर नई कविता के युग में कहा गया कि रस का संबंध चित्त की विश्रांति और अद्वंद से है, जबकि नई कविता का आधार है द्वंद्व, तनाव, संघर्ष तथा विक्षोभ। और इस प्रकार नई कविता युग में रस को काव्य के प्रतिमान के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। तो यह हम लोगों ने देखा रस का अर्थ, उसकी परिभाषा और रस चिंतन की परंपरा, जो कि वैदिक युग से लेकर अब तक किस प्रकार से आगे बढ़ती चली आई है। ओके फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम लोग एक और जो है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि वर्ड्स से संबंधित है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।